दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की विडंबना यह हो चली है कि इस देश के भीतर में तकरीबन 20 करोड़ लोगों को संभाले हुए एक समुदाय को या तो हाशिए पर ढकेल दिया जाए या फिर उसे मुख्यधारा में लाकर यह कहकर खड़ा कर दिया जाए कि तुम खामोश रहो। यानी तुम्हारी मौजूदगी इस देश की चुनावी राजनीति के भीतर कोई अहमियत नहीं रखती है, और अहमियत रखती है तो फिर दूसरी तरफ 80% लोग हैं और तुम्हारी स्थिति सिर्फ 20% वाली है। कमाल की परिस्थितियां हैं ये भारत के भीतर में, और शायद जब जब राजनीतिक प्रयोग एक नए तरीके से गुथना शुरू करता है तब तब इसे ही उस प्रयोगशाला की भट्टी में झोंक दिया जाता है। हम जिक्र इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय या कहें मुस्लिम समुदाय का कर रहे हैं। तकरीबन 20 करोड़ की जनसंख्या, लेकिन आज भी उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर एक भी शब्द राजनीतिक तौर पर उनकी जुबान से निकले तो इस देश के भीतर में सियासत उनसे दूर हो जाएगी। और अगर वो खुले तौर पर इस देश की सियासत में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़े तो फिर यकीन जानिए जो हाशिए पर पड़ा हुआ यह तबका है वह कहीं और दरकिनार कर दिया जाएगा। यानी दुनिया के किसी भी देश में ऐसी परिस्थिति आपको देखने को कतई नहीं मिलेगी जहां इतनी बड़ी संख्या में एक समुदाय की मौजूदगी धर्म के साथ इस देश के भीतर में ऐसी सियासी लकीर खींचती है जिसके इस पार या उस पार इस देश की राजनीति को खड़े होना पड़ता है। और शायद 2024 आते आते उससे पहले सबसे बड़ी चुनावी प्रयोगशाला के तौर पर उत्तर प्रदेश है। इसी उत्तर प्रदेश को लेकर जो भी बिसात बिछ रही है, उस बिसात के भीतर का ताना बाना वही हिंदुत्व की प्रयोगशाला है जिसमें या कहीं जिसका एसिड टेस्ट इस देश के भीतर और उत्तर प्रदेश के भीतर मुसलमानों के नाम पर ही होना है। यानी बीजेपी अपने तौर पर इस देश की सियासत में सीधे तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ खड़ी होती है, और दूसरे राजनीतिक दल मुस्लिमों के हित को लेकर कुछ बोल नहीं पाते हैं। यानी एक तरफ खामोशी है और दूसरी तरफ खुले तौर पर विरोध में खड़े होने का ऐलान है। और सियासत का यह ताना बाना कुछ इस तरीके से है कि बीजेपी खुद को हिंदूवादी पार्टी कहने से कतराती नहीं है, और दूसरे तमाम राजनीतिक दल जो खामोश रह जाते हैं वह खुद को हिंदूवादी बताने की जद्दोजहद में खो जाते हैं। यानी इस देश के भीतर में संविधान या संविधान के मातहत लोकतंत्र की जो भी परिभाषा संविधान सभा से लेकर हर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के भीतर गढ़ी जाती है, वो सारी परिस्थितियां कोई मायने बिल्कुल नहीं रखती है। दो मुद्दे इस दौर में उछलकर फिर से हमारे और आपके सामने खड़े हैं। एक है धर्मांतरण का मुद्दा, दूसरा है जनसंख्या का मुद्दा। और बहुत ही महीन लकीर इस देश के भीतर में यह कहकर खींची जाती है कि धर्म और धर्म को बदलने की जो जबरन प्रक्रिया होती है उसके मातहत शायद हिंदुत्व की लहर या हिंदुत्व का भाव इस देश के बड़े तबके में जाग जाए और वह सत्ताधारी दल के अनुकूल हो जाए। दूसरी तरफ इस बात का जिक्र है कि अगर जनसंख्या बढ़ती चली गई मुसलमानों की तो दूसरी तरफ संकट इस देश के भीतर हिंदुओं को लेकर हो जाएगा, तो क्यों नहीं उस विरोध को भी चुनाव के दौर में सामने पटल पर ले आ जाए। लेकिन सच क्या है इस देश के भीतर में? इस देश के इन पन्नों को खोलने से पहले एक चीज और जान लीजिए। एक भारत के भीतर में शेड्यूल कास्ट यानी दलित समुदाय भी है, जिसकी संख्या भी इस देश के भीतर में तकरीबन 22 से 24 करोड़ है। मुसलमानों की संख्या तकरीबन 20 करोड़ हो चली है। यानी 138 करोड़ में 40-44 करोड़ की कोई अहमियत राजनीतिक तौर पर सत्ता को निर्धारित करने के लिए क्या बिल्कुल नहीं है? और सत्ता अगर बन जाए तो उसके बाद कानून व्यवस्था में उसकी भागीदारी बिल्कुल नहीं है। भारत के नौकरशाहों की टीम, भारत के भीतर तमाम प्रोफेशनल्स की टीम, किसी भी स्तर पर नौकरी करने वाले लोगों की पूरी संख्या, या फिर इस देश के भीतर में जो भी हुनरमंद है और उस हुनरमंद के आश्रय जो भी रोजगार पाता है और जो शिक्षा पाना चाहता है, उसके मद्देनजर हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा में भी इनकी पहुंच 3% से आगे नहीं बढ़ पाती है। यानी ये 20-20% के लोग या इनकी तादाद 3% की उपयोगिता ही जतला पाती है, और इसको जतलाने के पीछे भारत की राजनीति में इनका क्या योगदान है या फिर राजनीतिक प्रयोगशाला में इनका कोई योगदान नहीं है, जरा हमें लगता है इसे समझने की जरूरत है।
धर्मांतरण का मुद्दा उत्तर प्रदेश में दोबारा उफान मार रहा है, लेकिन उससे पहले यह भी समझिए, जो भी हिंदुत्व की प्रयोगशाला को लेकर इस देश के भीतर में कानूनी, संवैधानिक या फिर सामाजिक, सांस्कृतिक तौर पर जो भी प्रयोग किए गए, क्या वो सारे राजनीतिक प्रयोग अब खत्म हो चले हैं क्योंकि उनका समाधान हो चला है? आपके जहन में तुरंत आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अयोध्या में तो राम मंदिर अब बन जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। टकराव की कोई स्थिति पैदा की नहीं जा सकती है क्योंकि निर्णय हो चला है। उसके बाद याद कीजिए, 3 तलाक को लेकर अब कोई बहस समाज में हो नहीं सकती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर कर चुका है। धारा 370, इस पर भी आज्ञा हो चली है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। बहस का हिस्सा एक नागरिकता संशोधन कानून से उभरा, लेकिन वह भी ठंडे बस्ते में है या फिर उस बस्ते के भीतर उसको हिलाया डुलाया जाता है जहां पर इस बात का जिक्र होता है कि आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे कि आप किस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। और इन दस्तावेजों को लेकर हमको लगता है एक जिक्र और होना चाहिए इस देश के उत्तर प्रदेश के पन्नों को खोलने से पहले, कि दरअसल असम को अगर याद कीजिएगा तो असम में पहली बार जो डाटा निकल कर आया वह 3,30,27,661 लोगों का था, जिनको लेकर इस बात का जिक्र था कि नागरिक संबंधी दस्तावेज क्या उनके पास नहीं है या पूरी सूची बनाई गई। लेकिन आखिर में यह कम होते होते 19,06,657 पर आ गया। लेकिन फिर से वही सवाल था, इतने लोगों को पास अगर दस्तावेज नहीं है तो आप इन्हें कहां रखेंगे, कहां बसाएंगे? और ध्यान दीजिए, असम के चुनाव में यह पूरा मुद्दा कहीं दब गया। इस मुद्दे का कोई उभार राजनीतिक तौर पर किसी ने नहीं करना चाहा और सभी ने खामोशी बरत ली। ठीक इसी तरीके से चुनाव के वक्त भारत के भीतर में मुसलमानों की स्थिति या तो खामोश रहने की है या फिर दूसरी तरफ से जब आवाज और तेज करने की हो जाए तो फिर उसमें दूसरी तरफ के दूसरे राजनीतिक दल इसको लेकर भी अपनी खामोशी बरत लेते हैं। यानी एक कमाल की परिस्थिति है। और इसमें जब हम धर्मांतरण का मुद्दा आपसे जिक्र कर रहे हैं तो धर्मांतरण का मुद्दा कोई आज का नहीं है। आपको जानकर हैरत होगी, 67 साल पहले 1954 में पहली बार यह पार्लियामेंट के भीतर जब उठाया गया था, भारतीय धर्मांतरण विनिमय एवं पंजीकरण विधेयक ये आया गया था 1954 में, पेश किया गया लेकिन पास नहीं हो सका। 1960 में नेहरू काल में इसको फिर से लाया गया, फिर से यह पास नहीं हो सका। 1979 में जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त इसे फिर से लाया गया, फिर यह पास ना हो सका। और एक लंबी दौर में अगर आप देखिएगा, इस दौर में 79 के बाद से इस देश ने अयोध्या का आंदोलन भी देख लिया, मंडल के दौर को भी देख लिया, परख लिया। तमाम आंदोलनों के बीच से निकलते हुए 2014 में जब पूर्ण बहुमत के साथ मोदी सरकार इस देश में बनी तो 2015 में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने यह आवाज लगाई कि दरअसल इस देश के भीतर में राष्ट्रव्यापी स्तर पर धर्मांतरण निरोधक कानून बनाने की जरूरत है, जोर दिया। लेकिन पार्लियामेंट के भीतर अभी भी इस पर खामोशी बरती गई है। और यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा संसद फैसला ले, हम फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब इसका कानून पास हो गया और उस कानून के विरोध में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के मद्देनजर सब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक तौर पर हाईकोर्ट भी उसी रूप में अध्ययन करेगा, तो आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको लेकर अध्ययन करने दीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत साफ राय थी कि किसी भी रूप में 18 साल के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का जिक्र है कि कोई भी अपने हिसाब से धर्म जो चुनना चाहे चुन सकता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पर नहीं करेगी। और एक याचिका उसके दरवाजे पर जब आई थी, जो बीजेपी के ही नेता हैं, एडवोकेट हैं, अश्वनी उपाध्याय, वो लेकर गए थे, तो उसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन आज हम इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि देश के 9 राज्यों में बाकायदा कानून है। वो 9 राज्य कौन से हैं और जब जब वहां पर आया तो ऐसी कौन सी परिस्थिति रही कि कांग्रेस की सत्ता के वक्त में वहां पर कानून नहीं बने, बीजेपी की सत्ता के वक्त ही कानून बने। उत्तर प्रदेश 2020 योगी सरकार, उन्होंने जो कानून लेकर आए उसके बाद आज की तारीख में इस कानून के उल्लंघन पर, यानी जबरिया आप जिस रूप में धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो 1 से 5 साल की सजा होगी और 15,000 जुर्माना होगा। लेकिन इसके ठीक पैरेलल अगर SC ST
कि व्यक्ति को अगर इस रूप में किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है, तो 2 से 10 साल की सजा होगी और 25,000 जुर्माना होगा। उत्तर प्रदेश, उसके बाद आइए उत्तराखंड में 2018, वहां भी बीजेपी की सरकार। उससे पहले आइए 2017 में झारखंड में, उससे पहले आइए हिमाचल प्रदेश 2019 में, गुजरात 2003, खुद प्रधानमंत्री उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे गुजरात में, वहां भी यह कानून लाया गया। 2006 में यह छत्तीसगढ़ में लाया गया। उस वक्त वहां की जो स्थिति थी और जिस रूप में वहां पर भी बीजेपी की सत्ता थी, इससे ठीक पहले चले जाइएगा तो अरुणाचल प्रदेश में 1978 में, उस समय वहां पर जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, प्रेम कुंडू थुगन वहां के मुख्यमंत्री थे। उससे पहले मध्य प्रदेश में 1968 में, लेकिन उस वक्त भी वहां पर संयुक्त विधायक दल के सरकार हुआ करती थी और गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे। उस वक्त कानून बना और 67 में पहला कानून ओडिशा में बना था। उस समय वहां पर स्वतंत्र पार्टी की सरकार थी और राजेंद्र नारायण सिंह वहां के राजेंद्र नारायण सिंह देव वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हम इन बातों का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक कानून है, उस कानून को तोड़ने पर सजा की स्थिति है। लेकिन दूसरा सवाल किसी के भी जहन में आएगा, कोई कानून अगर काम कर रहा है तो पुलिस को अपना काम करना चाहिए। सियासी तौर पर उन मुद्दों को क्यों उठाया जाता है, एक बात। और अगर यह कानून पूरे देश में क्यों नहीं लागू है, दूसरा सवाल। पार्लियामेंट के भीतर इस सवाल को क्यों नहीं उठाया गया। तीसरा सवाल धर्मांतरण को लेकर, यह सिर्फ बीजेपी के राज्य जो सत्ता चला रहे थे वहीं पर इस कानून को क्यों लाया गया। तो क्या भारत के भीतर में बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई है? और उस राजनीतिक प्रयोगशाला की नजर पहली बार उत्तर प्रदेश पर इसलिए हो चली है क्योंकि सामने 2024 नजर आ रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सियासत के ताने बाने में हिंदू का चेहरा, यानी जो बीजेपी के भीतर के कंट्राडिक्शंस हैं, उसमें जो चेहरा हिंदुत्व का होगा वो शायद सबसे महत्वपूर्ण होगा। और मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चेहरा कोई बड़ा बीजेपी के भीतर हो नहीं सकता है। लेकिन इसको अगर जरा सा पलटिएगा और लोकसभा के दायरे में लाइएगा तो प्रधानमंत्री मोदी यानी नरेंद्र मोदी, जो आरएसएस के प्रचारक के तौर पर रहे, फिर बीजेपी में आए, फिर मुख्यमंत्री बने, अब प्रधानमंत्री हैं वो, उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं तो ये दो चेहरे आपस में टकराने की परिस्थिति में लाकर खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही जिक्र हिंदुत्व का होगा वैसे ही जिक्र धर्मांतरण का आ जाएगा और धर्मांतरण की परिस्थितियों में सामने योगी खड़े नजर आएंगे, तो यहां पर मोदी नहीं आएंगे। सियासत के इस ताने बाने में क्या मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता की जरूरत है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, तूल पकड़ा जाए? क्योंकि यह ऐसे टेस्ट इसलिए है क्योंकि जब सारे मामले एक के बाद एक फेल होते चले गए तो ऐसे में या फेल हो गए या समाधान हो गया हो, या उनका जिस रूप में भी उनको राजनीतिक तौर पर जिसे भी लाभ लेना था वो लाभ ले चुका है, जिसका हमने आपसे जिक्र किया, 3 तलाक, अयोध्या, 370, सीए, एनआरसी। लेकिन अब तो धर्मांतरण का एक मुद्दा आया है और धर्मांतरण के मुद्दे के महत्व हमें लगता है एक चीज और जाननी चाहिए कि दरअसल उत्तर प्रदेश के भीतर में जब से यह नवंबर 2020 में लागू किया गया, इसको लागू होने के बाद कमोवेश हर महीने 7 केस दर्ज हुए हैं। टोटल 50 केस दर्ज किए गए, इसमें 78 गिरफ्तारी हुई, 130 आरोपी हैं, 25 फरार हैं, 16 को जमानत मिल गई, 67 जेल में हैं, 115 नामजद हैं। कुल मिला के 22 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई, 25 पर जांच अभी भी चल रही है। ये सारे स्थितियां बतलाती हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के भीतर में जो धर्मांतरण को लेकर शोर जब मचता है तो पूरे देश की राजनीति में कुबाल आता है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के भीतर जैसे ही हिंदुत्व की आवाज सुनाई देने लगती है वैसे ही बीजेपी के विरोध में खड़े हुए जो दल हैं, उसमें कोई भी दल ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, बीएसपी ले लीजिए, जो भी लेना है राजनीतिक दल ले लीजिए, हर कोई मुस्लिमों पर खामोशी बरत लेता है और खुद को हिंदुत्व बताने की होड़ में वह निकल पड़ता है। मंदिरों की तस्वीर आने लगती है, नेता मंदिर में जा रहा है इसकी तस्वीर आने लगती है, कुछ आवाज आती है कि धर्म तो अपना निजी मामला होता है, इसको कम से कम बताना बहलाना नहीं चाहिए। लेकिन वह सब काम सियासी तौर पर होते चले जाते हैं। यानी बीजेपी की इस बिसात पर तमाम राजनीतिक दल एक झटके में कमजोर इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि इस देश के भीतर में हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन भूल गया है। संविधान के भीतर जो जो तत्व लिखे गए हैं उनको हम लागू करेंगे, यह कहने की स्थिति में कोई राजनीतिक दल आ नहीं पाता है।
और उसे लगता है कि वह जो चुनावी मैनिफेस्टो बनाएगा वह खास तौर से अपने वोटरों के अनुकूल बनाए। जब हम आपसे अपने वोटरों का जिक्र करते हैं तो एक सवाल आपके जहन में तुरंत होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के भीतर में कुल वोटरों की तादाद 2017 में कितनी थी? 2017 में तकरीबन 14 करोड़ 16 लाख वोटर उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन वोट देने जो पहुंचे थे उनकी संख्या सिर्फ 8 करोड़ 67 लाख यानी लगभग 60-61% थी। बीजेपी को कितने वोट मिले? बीजेपी को तकरीबन 3.5 करोड़ वोट मिले। बीएसपी को कितने वोट मिले? 2 करोड़ से कुछ कम वोट मिले, 1 करोड़ 92 लाख वोट मिले। समाजवादी पार्टी को कितने वोट मिले? 1 करोड़ 90 लाख के तकरीबन उनको वोट मिले थे। कांग्रेस को कितने वोट मिले? तकरीबन 54 लाख वोट मिले। इस राजनीतिक समीकरण को जब आप समझ रहे हैं तो इसके पैरेलल में दूसरी बात आपके जहन में आएगी, तो इसका मतलब तो एक यह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर तकरीबन 5.5 करोड़ लोगों ने वोट ही नहीं डाले थे। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि हर को वोट डालना चाहिए। उसी के बाद लोकतंत्र के असल मतलब निकल कर आता है कि लोगों ने अपने नुमाइंदे को चुना है, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां बना दी जाती हैं और उसमें अपने वोटर के लिए अपना चुनावी मैनिफेस्टो जो लाया जाता है वही मन मोहने का काम करता है, क्योंकि भारत के भीतर में समाज जिस दरिद्रगी को जी रहा है, जिस गरीबी को जी रहा है और जिन परिस्थितियों में मजदूर बनकर काम कर रहा है, उसका तो एक लिहाज से ग्राउंड जीरो उत्तर प्रदेश है, जहां 20 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में यहां पर गरीबों की मौजूदगी है, बेरोजगारों की मौजूदगी है, मजदूरों की मौजूदगी है, और सबसे बड़ी तादाद में यहीं से मजदूर निकलकर प्रवासी मजदूर के तौर पर देश भर में मजदूरी करने जाते हैं, और आज वो जब अपने गांव पहुंचे हैं तो वहां भी काम नहीं है इस दौर में। यानी न्यूनतम की जरूरतों को लेकर संघर्ष करने वाले तबका और समाज के भीतर आप अगर राजनीतिक तौर पर एक भी रोटी किसी को देने का वादा ये कहकर दे देंगे कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, तो वह खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके ठीक पैरेलल में जैसे ही सवाल मुस्लिमों का आएगा, वैसे ही एक दूसरा सवाल आएगा। जब हमारे पास एक ही रोटी है लेकिन खाने वाले 10 लोग हैं, तो वह एक रोटी में से किसे मिलेगा और किसको दिया जाए? तो इसीलिए यहीं से बात शुरू होती है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक धारा की, जिसको भावनात्मक तौर पर कैसे उभारा जाए और जिंदगी का सच उसे ही बता दिया जाए। यह स्थिति राजनीतिक तौर पर भावनाओं की जब खिलवाड़ करती है, सुप्रीम कोर्ट ने 95 में ही हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए बहुत साफ तौर पर कहा था कि राजनीतिक तौर पर इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन खुले तौर पर हर राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम शब्द आपको जहन में लगातार रेंगता रहेगा। और उत्तर प्रदेश में तो अब यह खास तौर से रेंगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उसके भीतर मुस्लिमों की मौजूदगी देश के किसी भी हिस्से के मुस्लिमों की मौजूदगी से कहीं ज्यादा है। और जब हम इस बात का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो एक चीज और जानिए, सिर्फ 3 राज्य ही ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां पर मुस्लिमों की तादाद लगभग 50% है। बाकी 50% देश के दूसरे हिस्सों में, और 3 राज्यों में लोकसभा की सीट 162 है। यूपी 80 सीट, बिहार 40 सीट, वेस्ट बंगाल 42 सीट। अब आप सोचिए कि इन 3 राज्यों में अगर हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई राजनीतिक प्रयोगशाला काम करना शुरू कर दे और उसे यह महसूस हो जाए कि वोटरों का ध्रुवीकरण होगा, तो फिर 2024 की जो बिसात बिछाने की कोशिश हो रही है उसमें आप आर्थिक तौर पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। आप युवाओं को मोह नहीं सकते हैं, बेरोजगारी की स्थिति चरम पर पहुंची हुई है। आप इस देश में डेवलपमेंट का जिक्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गरीबी की स्थिति इस देश के भीतर में एक विकराल रूप ले चुकी है। तब ऐसे में आप कहां जाएंगे? किन मुद्दों को उभारेंगे? कैसे उभारेंगे? लोगों की भावनाओं को किस रूप में उभार कर अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे? ये सारे सवाल यहीं से महत्वपूर्ण होते हैं। और फिर इसके समानांतर जब आप उत्तर प्रदेश के भीतर घुसते हैं तो आपको ये जानना होगा, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4 करोड़ मुस्लिमों की मौजूदगी है। इतनी ही तादाद में या इससे कुछ ज्यादा दलितों की मौजूदगी भी है। यानी इस 20 करोड़ में से लगभग 8, साढ़े 8, 9 करोड़ जो है दलित और मुस्लिम है। और सियासी तौर पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि ये 8 करोड़ एक साथ आकर खड़ा हो जाए। यह परिस्थिति नहीं बन पाती है। इनके भीतर से इनका नेतृत्व निकल कर आए और वो इस बात की जिक्र करे कि हम आपके साथ हैं और आपके मुद्दों को भी उभारेंगे और एक संविधान के लिहाज से इस देश की सियासत को साधेंगे और उसी के हिसाब से कानून बनेगा।
यह ईमानदारी और यह नैतिक बल इसलिए नहीं है क्योंकि भारत की राजनीति को इतना करप्ट कर दिया गया कि तमाम करप्ट लोग और क्रिमिनल लोगों की मौजूदगी सियासी तौर पर सबसे मजबूत नजर आने लगी। और इन दोनों जगहों से और मुस्लिमों के भीतर भी वही ताकतवर है जिसके पास पूंजी होगी, जिसकी कहीं, लेकिन वह भी उस समुदाय विशेष के लिए काम नहीं करेगा, वह भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कठपुतली बन जाएगा उन सियासी राजनीतिक दलों का जिसके जरिए उसे जरा सा लाभ होगा कि चलो हम सत्ता तक तो पहुंच जाएं, विधानसभा पहुंच जाएं या लोकसभा पहुंच जाएं। 2014 में लोकसभा पहुंचने में एक भी मुस्लिम नहीं था मौजूद। अब आप कल्पना कीजिए, इतने बड़े राज्य में से भी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट लोकसभा नहीं पहुंच पाया। 2019 में बीएसपी के तौर पर जरूर पहुंचे, वहां पर 5 सीटों पर मुस्लिमों की जीत जरूर हुई। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी जब सबको बराबरी का मौका देती है तो एक झटके में सियासत उन मुद्दों को कैसे उभार लेती है जिन मुद्दों के आश्रय इस देश का एक बड़ा तबका दरकिनार हो जाए। दूसरा मुद्दा जनसंख्या को लेकर बार बार उठाया जा रहा है और जनसंख्या का लेकर जिक्र भी होता है। हमें लगता है यह भी जरा समझना चाहिए क्योंकि जिन बातों का जिक्र जिस शालीनता से किया जा रहा है सियासी तौर पर इस देश में, 1951 में आज़ादी के तुरंत बाद जो सेंसस था, जो जनसंख्या निकल कर आई थी, उस वक्त ये सही है भारत के भीतर हिंदुओं की तादाद 84.1% थी, मुस्लिमों की तादाद 9.80% थी। वह बढ़ते 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 2011 में जो आखिरी सेंसस निकल कर आया और जो 2021 का सेंसस अब निकलने की स्थिति में आ रहा है, 2011 में हिंदुओं की तादाद 78.35% पर आ गई और मुसलमान 14% पर आ गया, 14.2% पर आ गया। यानी हिंदू लगभग 5-5.5% कम हो गए, मुस्लिम लगभग 4-4.5% बढ़ गए अपने समुदाय के बीच में। यानी उनकी अपनी जनसंख्या जो थी उसमें इजाफा हुआ। और इस इजाफे का एक दूसरी हकीकत यह है कि भारत के भीतर में जो तादाद थी 1951 में जो सेंसस के लिहाज से था, हिंदुओं की जनसंख्या और मुसलमानों की जनसंख्या के बीच का जब आप एनालिसिस करना शुरू कीजिएगा तो यह भी आपको जानकर हैरत हो जाएगी कि जो परसेंटेज निकाला जाता है उसमें हिंदुओं की तादाद ज़्यादा तेजी से बढ़ी। मुस्लिम अपने समुदाय के भीतर में जिस रेशियो का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं 9.80 से बढ़कर वह 14.2 तक आ गया और इधर 84.1% से घटकर 78.35 तक आ गया। और अभी जो जानकारी निकल कर आई है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास जिसमें इस बात का जिक्र है, खास तौर से जो पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो है या यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीज़न है, वो इस बात की जानकारी देता है कि 2020 में जो भारत की जनसंख्या के भीतर हिंदुओं की मौजूदगी और मुस्लिमों की जनसंख्या मौजूदगी है, उसको जब आप रेशियो में डिवाइड करना शुरू कीजिएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जनसंख्या किसी की बहुत बढ़ गई या बहुत कम हो गई। सवाल सिर्फ इतना है कि राजनीतिक तौर पर भारत के भीतर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज स्थिति है उसमें जहां जहां मुस्लिमों की तादाद 20%, 25%, 30%, 35% तक रहेगी, वहां वहां मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत सकता है क्योंकि यह ध्रुवीकरण की स्थिति को उन मुद्दों के आश्रय बड़ा किया जा सकता है जिन मुद्दों को लेकर बाकायदा देश में कानून काम करते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर जब कोई भी मुद्दा उछाला जाता है तो कानून पीछे हो जाता है, सियासत आगे आकर खड़ी हो जा सकती है। शायद इसीलिए आखिर में एक बात यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम दो मुद्दों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश एसिड टेस्ट इसलिए है क्योंकि 2024 में वह कौन सा मुद्दा होगा जिसके आश्रय बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सवार होकर आगे बढ़ जाए। और 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में यह एसिड टेस्ट सफल हो जाता है जहां पर जिक्र बहुत साफ तौर पर उन ऐसे मुद्दों का हो रहा है जिसमें ध्रुवीकरण वोटरों को करने की स्थिति है, तो फिर आर्थिक हालात यानी इस देश के भीतर में सामाजिक सांस्कृतिक बंधन को तोड़ पाने की स्थिति में आर्थिक हालात भी नहीं होंगे क्योंकि बेरोजगारी की परिस्थितियों को भोगता हुआ युवा क्या वाकई सचेत हो पाएगा या फिर जितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में अशिक्षा की स्थिति है, पढ़े लिखे ना हो पाने की परिस्थितियां हैं, उन वोटरों को लुभाने और मनाने के लिए जो गरीबी की परिस्थिति है उसमें उन वोटर को अपने साथ करने के लिए कुछ देकर परिस्थितियों को आगे बढ़ाना, ये सारी स्थितियां बतलाती है कि इस देश के भीतर में संसद और संविधान की परिभाषा दोनों को अपने तरीके से सियासत गढ़ती चली जाती है। और इस देश में 20 करोड़ की जनसंख्या वाला मुस्लिम
खामोश रहे, यही उसकी हकीकत बना दी गई। और दूसरी तरफ उसको खामोश रहकर यह बताया जाता है कि हम खामोश इसलिए हैं क्योंकि जब हम सत्ता में आएंगे तब आपके अनुकूल कुछ कर देंगे, लेकिन अभी खामोशी बरती है। लोकतंत्र की ऐसी मृत अवस्था शायद दुनिया के किसी देश में आपको देखने को ना मिले। ये सोचिए जरूर, एक ऐसी परिस्थिति है जिसके लिए दो चार इस देश के समाज को हर चुनाव के वक्त होना पड़ता है, और अब सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।